नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुंदन लाल। अभिनव कैरियर एकेडमी पे आपका स्वागत है। हमारे राजस्थानी साहित्यकार हमारा टॉपिक चल रहा था। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। इसमें 4 से 5 साहित्यकार हमने किए और आज हम आगे के और 5 से 7 या जितने भी साहित्यकार को हम कवर कर पाते हैं वो देखते हैं। आगे का हमारा टॉपिक साहित्यकार है और आगे जो रहेंगे कुछ महिला साहित्यकार भी हम एक साथ लेके आएंगे। राजस्थानी साहित्य में महिलाओं का क्या योगदान है वह भी लेके आएंगे मित्रों। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट कीजिए मित्रों। इसमें जो भी आपके सुझाव हैं आगे के किन विषयों पर, आगे के किन टॉपिक्स पर हम ये क्लास लेकर आए उनका भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मित्रों। क्या कीजिए? सब्सक्राइब। अब देखते हैं राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार की अगली कड़ी। अगली कड़ी के अंदर देखते हैं शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर ये क्या है? प्रमुख साहित्यकार अपने राजस्थान के प्रमुख साहित्यकार शंकरदान सामोर। ठीक है भाई। ये सुजानगढ़ चूरू से हैं। क्या भी? चूरू से। ठीक है, सुजानगढ़ चूरू से ही। चूरू से ही आगे अपने मिलेंगे अपने को कन्हैयालाल सेठिया जी बाबा सर गांव से। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है बाबा सर गांव, या ये सिर्फ इतना ज़्यादा ध्यान में रखें भी, ये चूरू शंकरदान सामोर जो है वो चूरू से हैं मित्रों। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं सगती सुजस। सगती सुजस। सुजस पत्रिका है ना मित्रों, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की। ठीक है, सगती सुजस। भागीरथी महिमा। भागीरथी महिमा। भागीरथी महिमा। ठीक है। भागीरथ की क्या महिमा, यानी गंगा की क्या महिमा है। बखत रो बैरो। जब समय, समय के ऊपर ये कही गई है। ठीक है ना मित्रों, किसके ऊपर कही गई है? समय के ऊपर। ठीक है, तो समय के ऊपर क्या कहा गया है? सबसे बड़ा ही बलवान कौन है मित्रों? समय ही है, इसलिए बखत रो बैरो। क्या? बखत रो बैरो। है ना जी। कदे कदे गादड़ा सू सिंह हार जावे, तो बकत रो भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे मित्रों। बकत रो बायरो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। देश दर्पण। देश दर्पण। साकेत तर्क है ये मित्रों, तर्क नहीं है, सतर्क। साकेत सतर्क। इन्होंने इनसे क्या किया है? ये एक्चुअली में 1857 की क्रांति से जो पीड़ित देश की दशा, इसके ऊपर इन्होंने क्या लिखी है? रचनाएं लिखी है मित्रों। क्या लिखी है अभी? 1857 क्रांति, या कह सकते हैं अंग्रेजों से पीड़ित, है ना? अंग्रेजों से पीड़ित देश की दशा पर इन्होंने क्या लिखी है पुस्तकें? दशा पर रचनाएं लिखी हैं। क्या लिखी है मित्रों? रचनाएं। शंकरदान सामोर। शंकरदान सामोर ऐसे कवि हैं जिन्होंने अंग्रेजों की क्या नहीं की? चापलूसी नहीं की अभी मित्रों। शंकरदान सामोर। ठीक है, इन्होंने अंग्रेजों को क्या कहा? मुड़करा मीठा ठग। मुड़करा मीठा ठग, यानी मीठा मीठा बोल के, मीठा मीठा बोल के। जैसे आते थे राजाओं के दरबार में तो अपनी कैप उतार के और ऐसे करते थे, तो राजा सोचते थे अंग्रेज तो बड़े ही शालीन है, ये तो अपनी इज्जत ही बड़ी करते हैं। इस प्रकार से इन्होंने लुटा है देश को। ठीक है, तो ये ठगी मारी ऐसे इन्होंने। मुड़करा मीठा ठग शंकरदान सामोर, इन्होंने सूचित किया, देश को दर्पण दिखाया है। इसी को साकेत सतर्क का है। ठीक है भाई, साकेत सतर्क इन्होंने रचना लिखी शंकरदान सामोर ने। क्या लिखी? शंकरदान सामोर ने। आईदान भाटी। देखो मित्रों, ये इंपॉर्टेंट है। आईदान भाटी, इनकी रचना ये फेमस है। आंख हेरा हरियल सुपना। आंख हरिये रा हरियल सुपना। आंखों के और हृदय के देखे गए हरियल सुपने जो हैं वो है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इनको। कौन सा पुरस्कार मिला इस रचना पर? और एक सूर्यमल मिशन शिखर सम्मान। ये कौन देता है मित्रों? ये कौन देता है? ये कल ही पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी। ठीक है मित्रों, ये कौन सा, ये कौन सी संस्था देती है पुरस्कार? राजस्थानी
भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के द्वारा ये क्या दिया जाता है मित्रों, पुरस्कार दिया जाता है। बीकानेर में इसका क्या है, मुख्यालय मित्रों, क्या है मुख्यालय इसका, बीकानेर के अंदर है मित्रों। इसका मुख्यालय कहाँ है स्टूडेंट्स, इसका मुख्यालय बीकानेर है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, ये पुरस्कार जो दिया जाता है किसके द्वारा, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार इसका दिया जाता है ये काव्य के क्षेत्र में। ठीक है मित्रों। आँख हीरा अरियल सपना, एक हंसतोड़ा होटा और सांच, यानी हंस रहा होता है ना, उसके अंदर भी गम होता है कई बारी, तो हंसतोड़ा होटा रो सांच। आँख हीरा अरियल सपना हो गया। रात कसुंबल, रात कसुंबल ये इंपॉर्टेंट है। आँख हीरो हरियल सुपना, आईदान भाटी, आईदान भाटी, आईदान आई क्या, सुपना आई, क्या है, सुपना आई है। ठीक है, आईदान भाटी ने क्या आंखों में क्या देखा, हरियल सुपना, आई क्या, सुपना, याद रह गया, आंख हीरा हरियल सुपना। अन्ना राम सुदामा, वही है मित्रों, पंजाबी कहावत, अन्ना की पाले दो अखा, अन्ना की पाले दो अखा, तो अन्ना की पाले दो अखा, इनकी एक रचना भी थी क्या, आंधे ने आंखियां। ये इनकी रचना थी। और क्या थी रचना, देखो, मेवेरा रूख इंपॉर्टेंट है, मेवेरा रूख, मेवेरा रूख, ये इंपॉर्टेंट रचना है इनकी। पर इस कृति पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, क्या दिया गया मित्रों, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया मेवेरा रूख पर। अन्नाराम सुदामा, अन्नाराम सुदामा, एक महकती काया, महकती काया मुड़कती धरती, महकती काया मुड़कती धरती, एक देखो मेवेरा रुख, एक जगिया की वापसी, जगिया की वापसी, आंधी है आस्था, टंकीजता मानवी, टंकीजता मानवी यानी टंकीजता मानवी, और घर संसार, घर संसार। एक इनकी रचना और है, एक इनकी रचना और क्या है मित्रों, एक इनकी रचना और है अन्नाराम सुदामा की, गलत इलाज और मायारो रंग, कैसे है, गलत इलाज और हर मायारो रंग, ये भी रचना किसकी है मित्रों, अन्नाराम सुदामा की है। सुदामा जी, अन्नाराम सुदामा जी ने क्या कहा है, अगर कोई व्यक्ति जिसका गलत इलाज हो जाए वो भी मरेगा, और माया का रंग चढ़ जाए जिस पे वो भी मरेगा। सुदामा ने तो वैसे भी कभी माया का रंग नहीं चढ़ाया अपने ऊपर, कभी नहीं चढ़ने दिया। तो अन्नाराम सुदामा, अन्ना की पाले दो अखा, आंधे ने आंखियां, आंधी और आस्था दो याद होगी, मेवेरा रूख, मेवेरा रूख, ये इंपॉर्टेंट है। महकती काया मुल्कती धरती, ठीक है। मेवेरा रूख कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ईसरदास बारहठ, ईसरदास बारहठ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईसरदास बारहठ, देखो ये शिव तहसील बाड़मेर भादरेस गांव में इनका जन्म हुआ। ठीक है, 15वीं शताब्दी के कवि, अपने को पता है राव मालदेव थे 15वीं शताब्दी मारवाड़ के शासक, मालदेव के दरबारी कवि थे, ये ध्यान रखना। ईसरदास बारहठ किसके थे, मालदेव के दरबारी कवि। इनको ईसरा परमेश्वरा भी कहा गया, ईसरा परमेश्वरा कहा गया है। ठीक है, ईसरा परमेश्वरा। राव मालदेव ने रूठी रानी उमादे को मनाने के लिए किन को भेजा था, ईसरदास बारहट को भी भेजा था, इन्होंने मना भी लिया था, एग्री भी कर लिया था। ठीक है मित्रों, ईसरदास बारहट, इनकी रचनाएं ईसरदास बारहट की, ये देखो मित्रों, हाला जालारी कुंडलियां, डिंगल शैली में, ये किस शैली में है, डिंगल शैली के अंदर। देवयान, ये देवयान आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें देवियां मतलब माता की स्तुति की गई है, ज्वाला माता की। ठीक है, माँ भगवती की स्तुति की गई है। गरुड़ पुराण गुण विराट, ईश्वर, ईश्वर कौन है ना, हरि रस किसकी रचना है, ईश्वर की। ईश्वर कौन है, ईश्वर, ईश्वर ईश्वरदास बारहट हरि है, कौन है, हरि है। और
गरुड़ पुराण यानी गरुड़ पे सवार भी कौन है? हरि है, ईश्वर हैं। गुण विराट, ईश्वर के गुण बड़े ही विराट हैं। ईश्वर के गुणों की कभी भी निंदा नहीं करनी, ईश्वर के गुणों की कभी भी निंदा नहीं करनी। गुण भगवत हंस हैं, गुण क्या है भी? भगवत हंस हैं, भगवान के क्या हैं भी? जैसे हंस होते हैं वैसे गुण होते हैं। ठीक है मित्रों, ऐसे याद रखना है, ये याद रखने का तरीका है। तो ईश्वरदास बारहट, हाला जालारी, कुंडलिया ये डिंगल शैली मिल्की है। देवियां भी ये देवी की स्तुति के लिए, माँ भगवती की। गरुड़ पुराण, गरुड़ पे सवार कौन है? भगवान यानी ईश्वर। ठीक है। गुण विराट, ईश्वर के गुण विराट हैं, ऐसे याद रखना। गुण निंदा, ईश्वर के गुणों की कभी क्या नहीं करनी? निंदा नहीं करनी। गुण भगवत हंस, और हरि कौन है? हरि रस, हरि रस। ईश्वरदास बारहट। महाकवि माघ, महाकवि माघ जबरदस्त प्रकांड विद्वान संस्कृत के। ठीक है भी मित्रों, किसके भी? प्रकांड विद्वान संस्कृत भीनमाल जालोर से रहे हैं, ये संबंध इनका भीनमाल जालोर। देखो इनके अंदर 12वीं कालिदास दंडी प्रसिद्ध भारत के संस्कृत विद्वान रहे हैं, जो 12वीं कालिदास और दंडी, इनके गुण विद्यमान है, तीनों के तीनों कवि माघ के अंदर, ये याद रखना है। 12वीं कालिदास और दंडी के तीनों तीनों गुण विद्यमान है। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के कारण ही ये राजस्थान के कालिदास कहलाते हैं। राजस्थान के क्या कहलाते हैं भी? कालिदास कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, क्या कहलाते हैं? राजस्थान के कालिदास। इनकी रचना क्या है? शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम कवि माघ की रचना है। मुहणौत नैणसी, मुहणौत नैणसी मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट। मुहणौत नैणसी जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे मित्रों। क्या थे? जसवंत सिंह फर्स्ट के दरबारी कवि थे। मुहणौत नैणसी जो है वो प्रथम ख्यात साहित्यकार थे। क्या थे भाई? प्रथम ख्यात साहित्यकार। नैणसीरी ख्यात जो है राजस्थान की प्रथम अभी तक ज्ञात ख्यातों में से प्रथम ख्यात मानी जाती है, या प्राचीनतम ख्यात मानी जाती है। ठीक है मित्रों, एक इनकी रचना है मारवाड़ा परगनारी विगत। मारवाड़ा परगनारी विगत में बहुत सी डिटेल से जानकारी मिलती है, इसलिए इसको कहते हैं सर्व संग्रह। क्या कहते हैं उसको? सर्व संग्रह कहते हैं। मारवाड़ा परगनारी विगत कोई गांवों और परगनों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जानकारी मिलती है, इसलिए उसको गांवारी ख्यात भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गांवारी ख्यात। और इसको राजस्थान का गजेटियर भी कहते हैं। और मारवाड़ा परगनारी विगत में आर्थिक आंकड़े अर्थात जनगणना के आंकड़े भी मिलते हैं। तो ये भी इससे दर्शाया जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम जनगणना किसने की? तो मुनौत नैणसी ने ही करवाई। ठीक है, तो इसलिए ये भी पूछा, तो मारवाड़ में जनगणना का अग्रज किसे कहते हैं? मारवाड़ में जनगणना का अग्रज किसे कहेंगे मित्रों? अग्रज मुनौत नैणसी को ही कहेंगे। ये प्रथम साहित्य ख्यात साहित्यकार, रचनाकार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं ये हो चुकी हैं। ठीक है। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का अबुल फजल कहा है। क्या कहा है इनको? अबुल फजल। अबुल फजल किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। ये देखो मित्रों, रैंड सीरी ख्यात डिंगल शैली में विरमदे फिरोजा प्रेम प्रसंग की जानकारी कहाँ से मिलती है? ये इंपॉर्टेंट है। विरमदे फिरोजा प्रेम प्रसंग नैण सीरी ख्यात से मिलती है। किसे मिलती है मित्रों? नैण सीरी ख्यात से। मारवाड़ा परगनारी विगत, मारवाड़ा परगनारी विगत अभी बात होगी, इसको सर्व संग्रह, राजस्थान का गजेटियर, और मारवाड़ के सभी परगनों गांवों की जानकारी मिलती है, इसलिए गांवारी ख्यात भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? गांवारी ख्यात कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? गांवारी ख्यात। आगे की जानकारी देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड क्या है? ये इंग्लिस्टन, इंग्लिस्टन स्कॉटलैंड से हैं। ये इनका जन्म स्थान कहाँ है? इंग्लिस्टन स्कॉटलैंड। देखो, यतिनाथ चंद्र इनके गुरु थे मांडलगढ़ से। यतिनाथ चंद्र इनके गुरु थे क्या? मांडलगढ़ से। ठीक है। ये सर्वप्रथम भारत में अगर पूछे तो किस राज्य में आए? तो दौलत राव सिंधिया के। किसके आए भी? ग्वालियर, ग्वालियर में। ठीक है, ग्वालियर में। अगर पूछे राजस्थान के किस रियासत में आए? तो मेवाड़ में आए। ठीक है। 1818 में महाराणा महाराणा भीम सिंह सिसोदिया या महाराणा भीम सिंह के काल में ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। क्या बन के आए मित्रों?
पॉलिटिकल एजेंट बनकर आए। क्या बनकर आए मित्रों? पॉलिटिकल एजेंट। इन्हें राजस्थानी इतिहास का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इतिहास का पितामह। पितामह वही होता है, पिता यानी सबसे पहले, ठीक है। पितामह जो सबसे पहले जो होता है, पूर्वज होता है। तो सबसे पहले संगठित इतिहास जो लिखा, किसने लिखा है क्रम से? तो कर्नल जेम्स टोड ने लिखा है, ठीक है। अब इनकी दो रचनाएं हैं प्रसिद्ध, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है 1829 के अंदर ये प्रकाशित हुई। इसके अंदर देखो मेवाड़ के अंडर में आए हैं, तो मेवाड़ का इतिहास लिखा। अधिकांशतः किसका इतिहास है? देखो प्रथम भाग है प्राथमिकता, प्रथम भाग प्राथमिकता मेवाड़ को, क्योंकि ये मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट बन के आए। 1829 में प्रकाशन। अब दूसरा जो पार्ट है द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, सेकंड पार्ट को क्या क्या गया? द वेस्टर्न एंड सेंट्रल राजपूत स्टेट, ठीक है, ये नाम है। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट का ये इनका सेकंड नाम है, द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान सेकंड, ये ध्यान में रखना है। 1832 में प्रकाशन हुआ। इसमें मेवाड़ के साथ साथ अन्य राज्यों का भी इतिहास दर्ज है, ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान के लिए इन्होंने राजस्थान, रायथान और रजवाड़ा शब्द सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया। राजस्थान के लिए प्रॉपर राजस्थान शब्द किसने प्रयोग किया? कर्नल जेम्स टोड। रजवाड़ा किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। रायथान किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान किसने किया? कर्नल जेम्स टोड। रायथान कर्नल जेम्स टोड, रजवाड़ा राय और ये भी कर्नल जेम्स टोड ने किया। ये चीज ध्यान में रखना है। एक इन्होंने क्या किया था, मानमोरी शिलालेख को कर्नल जेम्स टोड जब इंग्लैंड जा रहे थे तब इन्होंने भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था। ये भी पूछा जाता है कई बार प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड ने। माला साधु, माला साधु ये बहुत इंपॉर्टेंट। माला साधु महाराणा प्रताप के दरबारी कवि, ये पूछे जाता है महाराणा प्रताप के दरबारी कवि। एक तो चक्रपाणी है और एक माला साधु है। इन्होंने महाराणा प्रताप जी का झूलना लिखा। किसका, क्या रचना लिखी इन्होंने? महाराणा प्रताप का झूलना, ठीक है, माला साधु ने लिखा। एक अकबर पादशाह जीरा झूलना, पादशाह अकबर जीरा झूलना भी किसने लिखा? इन्होंने ही लिखा। राय सिंगरा झूलना और राय सिंगरी वैली भी किसने लिखी? इन्होंने ही लिखी है मित्रों, ठीक है। जब महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे मेवाड़ के, तब राय सिंह बीकानेर के थे, ठीक है। और राजा राय सिंह री वैली भी इन्होंने ही लिखी है। किन्होंने? माला साधु ने। महाराणा प्रताप रा झूलना, ये पूछा जा सकता है। झूलना में आए थे, कई सारी रचनाएं आई थी झूलना, तो ये झूलना की रचनाएं है, ये याद रखनी है। महाराणा प्रताप रा झूलना, ठीक है, ये याद रखना है। और आई थी क्या? अमर सिंह गज सिंह गोत्रा झूलना, कविदुर आडा ने लिखी थी, ठीक है। तो ये काफ़ी सारी रचनाएं हैं, ये याद रखनी है, ठीक है, ये याद रखनी। चक्रपाणी भी इन्हीं के दरबारी कवि। चक्रपाणी भी किसके दरबारी कवि हैं? महाराणा प्रताप के। देखो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि है ना, दरबारी कवि हैं, तो वो विश्व वल्लभ यानी विश्व के विजेता तो हो गई होगा। प्रताप है भाई, प्रताप के दरबारियों का इतना तो गुण हो गई, विश्व वल्लभ, विश्व का स्वामी। और उसके व्यवहार में आदर्श का व्यवहार कैसा होगा? आदर्श होगा, व्यवहार आदर्श, ठीक है। और मुहूर्त माला, मुहूर्त माला ये याद रखना। मुहूर्त माला, कहीं माला साधु मत कर देना। चक्र पाणी है, ये याद रखना है, ठीक है। चक्र पाणी है, ये याद रखना। चक्र पाणी विश्व। चक्रपाणी कौन होते हैं मित्रों? चक्रपाणी जिनके हाथ में है चक्र, श्री विष्णु, ठीक है। चक्रपाणी मुहूर्त माला, कभी भी देखना श्री कृष्ण के, सॉरी विष्णु जी के गले में माला होती है फूल की, ठीक है, याद रखना है। मुहूर्त माला चक्रपाणी, मुहूर्त माला चक्रपाणी। कभी भी देखना भगवान नारायण की मूर्ति में, आप देखना मूर्ति में माला होती है, देखना, ठीक है। कभी भी फोटो देखोगे तो मूर्ति में क्या होगी? माला पहनी होगी, याद रखना है। चक्रपाणी विष्णु जी, मुहूर्त माला, बस याद करवाने के लिए था मित्रों ये। व्यवहार आदर्श, प्रताप का अगर ये दरबारी कवि है तो व्यवहार में आदर्श, आदर्श व्यवहार होगा इनका। विश्व वल्लभ। महाराणा कुंभा, गजब का, इनको तो पढ़ने में भी आनंद आता है और पढ़ाने में भी आता है, ये भी ध्यान रखना है। महाराणा कुंभा के बारे में अगर पढ़ते हैं ना, तो कुंभा के बारे में पढ़ते हैं तो मित्रों ऐसे लगता है भी आज तक हमने किया क्या इतना टाइम, ठीक है। कुंभा के टाइम
को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है हमने अब तक क्या सीखा है, कुछ नहीं सीखा। इनको तो 8-8 तो भाषाएं आती हैं, ठीक है। पिता देखो इनके महाराणा मोक्कल और इनकी माता सौभाग्य है देवी। इनकी माता कौन, सौभाग्य है देवी। ये पूछा जा सकता है प्रश्न। मोक्कल इनके पिताश्री थे और माता जी सौभाग्य जी। देखो सौभाग्य जी मौका मिला, पुत्र कौन हुए, कुंभा। कुंभा जैसा पुत्र होना सौभाग्य की बात है, ठीक है। ये मोक्कल को एक मौका ही मिला कि कुंभा जैसे इनको पुत्र प्राप्त हुए। देखो क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि कुंभा हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान, ठीक है। क्योंकि राजपुताना के सर्वश्रेष्ठ जो राजाएं अगर छांटे ना, उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो सर्वोपरि राजा कौन है, महाराणा कुंभा है, ठीक है। इसलिए दूसरी बात, राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक महाराणा कुंभा ही है। मेवाड़ में चित्रकला का जनक महाराणा कुंभा ही है, ये ध्यान रखो। देखो संगीत के खुद खुद अभिनव भट्टाचार्य इनकी उपाधि, युद्ध में निपुण इनकी उपाधियां, दुर्गा दुर्गा दुर्गाधीश कहा जाता है इनको। इन्होंने इतने दुर्ग बनवाए, इतने गिरी दुर्गों का निर्माण करवाया। इनको गिरी दुर्गों का स्वामी भी कहते हैं इनको, निर्माता का, ठीक है। तो इनको हाल गुरु, छाप गुरु, चाप गुरु, चाल गुरु, इनको इतने इतनी उपाधियां कि गिन नहीं सकते अपने, ठीक है। इसीलिए अपने को पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है अपनों ने अभी तक किया क्या है मित्रों। हिंदू सुल्तान, हिंदू सुल्तान क्यों, क्योंकि राजपूताना के सभी शासकों में सर्वोपरि। दूसरा, संगीत का अद्भुत ज्ञान होने के कारण अभिनव भारताचार्य है। संगीत प्रेमी और संगीत का अद्भुत ज्ञान होने के कारण भी अभिनव भारताचार्य। विशेष अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, इन्होंने अलग अलग नाटक लिखे, अलग अलग भाषाओं में नाटक लिखे इन्होंने, और रचनाएं लिखी हैं, गजब गजब रचनाएं लिखी। देखते हैं मित्रों इनकी क्या क्या उपलब्धियां हैं संगीत के क्षेत्र। इनके संगीत के गुरु पूछे तो सारंग व्यास जी हैं, ये ध्यान में रख। के संगीत के गुरु पूछे, कुंभा जी के संगीत के गुरु पूछे तो सारंग व्यास। कौन है मित्रों, सारंग व्यास इनके गुरु हैं, याद रखना है। इनकी जो प्रथम रचना है संगीत राज, कितनी रचना, संगीत राज। इसके कितने भाग हैं, 5। देखो कैसे याद रखना है। एक तो संगीत का ग्रंथ इन्होंने लिखा, इनको एक तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक पढ़ेगा, एक गीत गाएगा, ठीक है। एक गीत गाएगा, संगीत है ना, गीत गाएगा। एक वाद्य यंत्र बजाने वाला भी होगा, बजाने वाले भी होंगे, तो वाद्य यंत्र बजाने वाले भी होंगे। तो देखो गीत को पढ़ने वाला भी होगा संगीत, संगीत राज में, और एक गीत गाने वाला भी होगा, और एक वाद्य यंत्र बजाने वाला भी होगा। तो सबके लिए इन्होंने नियम लिखे हैं, ठीक है। और जिसको सुनेगा, और नाचने वाले भी होंगे, तो नाचने वाले के लिए रस रत्न, जो सुनेगा उसको तो रस आएगा ही, सुनने में क्या आएगा, रसन आएगा, यानी आनंद आएगा उसको। तो देखो 5 भाग कौन कौन से, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, रस रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। कोश है ये, कौन नहीं है, कोश। पांचों पांचों भाग याद हो गए मित्रों। संगीत राज के भाग याद नहीं होते हैं, आज याद कर लो कैसे। संगीत राज इनका प्रमुख ग्रंथ, संगीत राज को पढ़ने वाला होगा, और इसमें नियम है, कहने का मतलब अलग अलग संबंध से नियम है। यानी इस संगीत में नृत्य कैसे करना है उसके नियम, उसी विशेष पद्धति पर, ठीक है। और संगीत कैसे बजाना है, उसमें इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाने हैं उसका नियम, वाद्य रत्न कोश, ठीक है। और पाठ्य रत्न कोश यानी पढ़ना कैसे, उसको किस ताल में किस लय में पढ़ना है, और गाना कैसे है, गीत रत्न कोश, ठीक है। नृत्य कैसे करना उस पर, वाद्य यंत्र कैसे बजाने, और सुनने वाले को कैसा आनंद की अनुभूति होगी, वो ऐसे याद करना है इनको, ठीक है। संगीत राज के पांचों पांचों भाग याद हो गए, पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, और नृत्य रत्न कोश, रत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। तो ये पांचों पांचों भाग याद हो गए, हमें पांचों पांचों भाग याद रखने हैं मित्रों। संगीत राज का कौन सा भाग है, आगे देखो। इन्होंने चंडी शतक की व्याख्या की, गीत गोविंद पर जो टीका लिखा वो रसिक प्रिया, वो भी लिखा इन्होंने। गीत गोविंद पर टीका किसने लिखा, महाराणा कुंभा ने। चंडी शतक की व्याख्या किसने की, महाराणा कुंभा ने। आगे इनकी रचना है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। संगीत रत्नाकर, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सूड प्रबंध, सूड प्रबंध, और कई बार सुधा प्रबंध मिल जाता है, वो भी आगे आ जाएगा, सुधा प्रबंध, ठीक है। संगीत सुधा,
संगीत सुधा, कई बार ये सुधा प्रबंध नाम से लिखा जाता है नाम। ठीक है। संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, कामराज रतिसार, कामराज रतिसार, कामदेव और रति पति पत्नी थे, कामराज रतिसार, इससे संबंधित उन्होंने रचना। संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका, संगीत क्रम दीपिका, ये भी रचना किसकी है? हरिवार्तिक। याद रखना, कैसे याद रखनी है ये रचना? हरिवार्तिक। महाराणा कुंभा, आपको पता है श्री हरि विष्णु जी के भक्त थे, हरि के भक्त थे। वो हरि से क्या करते थे? वार्ता करते थे। हरि से क्या करते थे? वार्ता करते थे, याद रह जाएगा। हरिवार्तिक किसकी रचना है? महाराणा कुंभा की है। नवीन गीत गोविंद बाद, वाद्य, वाद्य प्रबंध है ये, वाद्य। नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध, यानी जो गीत गोविंद है उस पर वाद्य यंत्रों का कैसा समायोजन होना चाहिए उसके बारे में इन्होंने नियम लिखे। नवीन गीत गोविंद, देखो गीत गोविंद पर टीका लिखा वो अलग, और नवीन गीत गोविंद वाद्य प्रबंध ये अलग है। ठीक है मित्रों। अब देखो सुधा प्रबंध, ये क्या है? रसिक प्रिया का पूरक ग्रंथ है। रसिक प्रिया जो लिखी है ना इन्होंने, इसका क्या है? पूरक ग्रंथ है, अलग से लिखा है इन्होंने, इसका पार्ट कंप्लीट करता है ये सुधा प्रबंध। राजवर्णन, ये राजवर्णन, ये इंपॉर्टेंट। राजवर्णन, राजवर्णन। एक आती है मित्रों राजवल्लभ, राजवल्लभ नहीं है, राजवल्लभ नहीं है, क्या है? राजवर्णन इनकी रचना है, राजवल्लभ इनकी रचना नहीं है। याद रखना, नोट लगा के लिखना, कुंभा की रचना राजवल्लभ नहीं है, ये याद रख लेना, फंस मत जाना कभी भी। राजवल्लभ कुंभा की रचना, कुंभा की रचना नहीं है। यहीं फंस सकते हो आप बस, और कहीं नहीं फंसोगे। देखो राज राज वाले नाम हैं, संगीत राज है इनकी, संगीत मीमांसा है इनकी, संगीत रत्नाकर है इनका, सूड प्रबंध है इनका, सुधा प्रबंध, संगीत सुधा, कामराज रतिसार, संगीत क्रम दीपिका ये है, नवीन गीत गोविंद का वाद्य प्रबंध ये है, सुधा प्रबंध। राजवर्णन है, राजवर्णन है, ये एकलिंग महात्म्य का स्टार्टिंग पार्ट है। ये क्या है? एकलिंग महात्म्य है, जो कान्ह व्यास जी ने लिखा है एकलिंग महात्म्य, उसका प्रारंभिक वर्णन है, इसमें राजवर्णन में है। कुंभा द्वारा स्तंभ पर भी ग्रंथ लिखा गया, तो स्तंभ राज, देखो राज 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 आएंगे, इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ राज वल्लभ ये इसका नहीं है ग्रंथ। ये पूछा जा सकता है भी कौन सा कुंभा का ग्रंथ नहीं है, तो स्तंभ राज है, राज वल्लभ नहीं है। स्तंभ राज के अनुसार इन्होंने स्तंभों के प्रकार बताए हैं, इंद्र स्तंभ, ब्रह्मा स्तंभ, विष्णु स्तंभ। जो कीर्ति स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ विष्णु स्तंभ का प्रकार है। इन्होंने जो विजय स्तंभ बनवाया, जो विजय स्तंभ बनवाया है वो कौन से प्रकार का बनाया है? इन्होंने विष्णु स्तंभ के प्रकार का बनाया, क्योंकि विष्णु जी को समर्पित है विजय स्तंभ। इस श्रेणी का विजय स्तंभ, इस विष्णु स्तंभ श्रेणी का बना हुआ है विजय स्तंभ। ये विजय के उपलक्ष्य में बनाया था, विष्णु स्तंभ की श्रेणी वाला स्तंभ है ये विजय स्तंभ, ये याद रखना। इन्होंने 3 प्रकार बताए स्तंभ के, इंद्र स्तंभ, ब्रह्मा स्तंभ और विष्णु स्तंभ। स्तंभ राज के अंदर बताए हैं इन्होंने, ठीक है, ये याद रखना। देखो कुंभा द्वारा रचित नाटक भी हैं, रचित नाटक है, देखो रस नंदिनी मेवाड़ी, नंदिनी व्रती मराठी, मुरारी, मुरारी संगति कन्नड़, और अतुल्य चातुरी संस्कृत, अतुल्य चातुरी संस्कृत। ये दोबारा आ चुकी हैं मित्रों रचनाएं, सारी रचनाएं दोबारा आ चुकी हैं। ये नाटक है रस नंदिनी, रस नंदिनी मेवाड़ी, नंदिनी व्रती मराठी, मुरारी संगति कन्नड़, और अतुल्य चातुरी संस्कृत। अपनों ने एक हरिकेली नाटक पढ़ा था, वो विग्रहराज चतुर्थ का था। पूछ ले हरिकेली नाटक, ये पहले आ गए थे नाटकों में। हरिकेली नाटक विसल देव का था, विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ का था ये हरिकेली नाटक, ये याद रखना है। रस नंदिनी मेवाड़ी, नंदिनी व्रती मराठी, मुरारी संगति कन्नड़, अतुल्य चातुरी संस्कृत, ये कुंभा द्वारा लिखित नाटक हैं। महाराणा कुंभा का दरबारी कवि था मंडन, क्या था मित्रों?
मंडन, मंडन ने भी बहुत रचनाएं लिखी। ये शिल्पी था, शिल्पी आर्किटेक्चर था, यानी कौन था ये, आर्किटेक्चर शिल्पी, यानी मकान वगैरह बनाने के संबंधित वास्तुशास्त्र का ज्ञाता था शिल्पी। देखो शिल्पी था ये मंडन, मंडन, मंडन का भाई, मंडन का पुत्र, तीनों के तीनों किसके दरबारी थे, महाराणा कुंभा के थे। किसके थे भी, तीनों के तीनों दरबारी किसके थे, महाराणा कुंभा के थे। इन्होंने लिखा मंडन रूप मंडन, रूप मंडन यानी मंडन तो इनके अपने नाम से, रूप का मतलब सौंदर्य से संबंधित, किससे संबंधित है ये जो ग्रंथ लिखा है इन्होंने सौंदर्य से, रूप अवतार से संबंधित है, ठीक है, कैसे श्रृंगार होने चाहिए। देव मूर्ति प्रकरण, देव मूर्ति प्रकरण इन्होंने किससे संबंधित लिखा, मूर्ति निर्माण और मूर्ति स्थापना, ठीक है, मंदिर की मूर्ति निर्माण और मूर्ति स्थापना के नियम है इसमें, कैसे मूर्ति स्थापना करनी चाहिए और कैसे मूर्ति निर्माण करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु मंडन, वास्तु मंडन मतलब वास्तुशास्त्र, वास्तुशास्त्र से संबंधित, वास्तु शास्त्र से संबंधित है। और राज प्रसाद या प्रसाद मंडन, प्रसाद का मतलब होता है महल, महलों से संबंधित है, राजमहलों से संबंधित, देखते हैं राजमहलों से संबंधित। राजमहलों से संबंधित लिखा है। कोदंड मंडन, ये है धनुर्विद्या से संबंधित, कौन सी से संबंधित है मित्रों, धनुर्विद्या से, धनुर्विद्या से संबंधित, ठीक है, धनुष निर्माण की आगे जो विधियां, अलग अलग प्रकार के धनुष होते हैं उनके निर्माण की विधियां, जैसे कौदंड धनुष किसका था, श्री राम का था मित्रों, किसका था भाई, श्री राम का था, ठीक है। विजय धनुष किसका था, अंगराज कर्ण का था। गांडीव धनुष किसका था, अर्जुन का था। पिनाक धनुष किसका था, भगवान शिव का था। सारंग धनुष किसका था, श्री हरि विष्णु का था, ठीक है मित्रों, ये चीज थी। ये इतने सारे धनुष हैं, ये याद रखने, ये किसके थे, अलग अलग व्यक्तियों के हमने बताए आपको, ठीक है। तो ये कौदंड मंडन धनुर्विद्या से संबंधित है। आगे और भी आएंगे, आगे और हैं शकुन मंडन, शकुन मंडन, शकुन मंडन मतलब, शकुन मंडन, शकुन अपशगुन पर, शकुन अपशगुन से संबंधित, क्या क्या अपशगुन होता है, क्या क्या शकुन होता है, ठीक है, शुभ अशुभ बातें, ठीक है, कैसे कोई काम की शुरुआत करें, अंत करें, किस तरीके से घर से निकलते टाइम क्या, कौन सा पैर अंदर करें, कौन सा पैर बाहर निकालें, ये इस पर संबंधित शकुन संबंध, ठीक है। वैद्य मंडन, वैद्य, वैद्य नहीं, वैद्य मंडन, वैद्य मंडन, ठीक है, वैद्य मतलब, वैद्य मतलब चिकित्सा से संबंधित है, वैद्य मंडन चिकित्सा से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित है। राजवल्लभ, राजवल्लभ, ये प्रश्न इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया और इसको स्टार के अंदर डाला कि राजवल्लभ जो है वो मंडन की है। राजवल्लभ क्या है, मंडन की है। राजवल्लभ में क्या है, सामान्य नागरिकों के मकानों या नगरों के, सामान्य नागरिकों के घरों व नगर निर्माण से संबंधित नियम है। खतरनाक आर्किटेक्चर है मंडन, इतने क्षेत्र में ज्ञान है जबरदस्त मंडन को। जब ऐसे ऐसे दरबारी कवि जिसके होते हैं ना, तो खुद को कितना खुद को नॉलेज होता है, तभी इनको ऐसे
इतने इतने विद्वानों को आश्रय दे सकता है। जब किसकी खुद के पास नॉलेज ना हो ना, तो वो अन्य किसी नॉलेजेबल पर्सन को अपने अंडर में नहीं रख सकता। खुद को नॉलेज है तभी इतने अंडर में रखा है। वास्तुशार, ये भी वास्तुशास्त्र पर आधारित है। ये भी क्या है भी, वास्तुशास्त्र पर आधारित। तो कितने क्षेत्र का ज्ञान है मंडन को, और वो भी तभी रह सकते हैं इनके दरबारों में जो खुद नॉलेजेबल होंगे राजा। ठीक है, तो देखो वास्तुसार, इतनी सारी रचनाएं किसकी है, मंडन 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 मंडन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राज वल्लभ एक याद करनी है आपको। क्या करनी है मित्रों, राज वल्लभ याद करना है। ये चीजें अब अगर आपको याद रहती हैं चाहे नहीं रहती कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताना था, मेरा कर्तव्य था आपको बताना कि इससे संबंधित रचनाएं इन्होंने लिखी है, जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखे। कान्य व्यास, ये भी कुंभा जी के क्या दरबारी कवि क्या थे, ये दरबारी कवि थे कान्य व्यास। एक लिंग महात्म्य बहुत इंपॉर्टेंट, एक लिंग महात्म्य। एक लिंग महात्म्य का प्रथम यानी प्रारंभ जो है वो किस में लिखा था, कुंभा ने राज वर्णन में लिखा था। ये ध्यान रखना। ना था, ना था, ना था मंडन का भाई। ना था किसके भाई अभी, ना था, ना था किसके भाई हैं, मंडन के भाई हैं, कुंभा के दरबारी साहित्यकार। इनकी रचना वास्तु मंजरी। इनकी रचना क्या है मित्रों, वास्तु मंजरी। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पूछा जाता है, नाथा के द्वारा रचित रचना है ये वास्तु मंजरी। एक रचना है ज्ञान मंजरी इसके जैसी ही, वो किसकी है ये ध्यान में रखना है। ज्ञान मंजरी किसकी रचना है, ये विजना की रचना है। किसकी रचना है, विजना। लिखा जा सकता है ज्ञान मंजरी, ये एक साथ लिख लेना ताकि याद रहे। वास्तु मंजरी, नाथा वास्तु मंजरी, नाथा ज्ञान मंजरी, विजना वास्तु मंजरी, नाथा ज्ञान मंजरी, विजना, ये याद रहे। ठीक है, एक इनके पुत्र गोविंद की भी रचनाएं हैं। गोविंद की रचनाएं क्या है, ये मंडन के पुत्र, मंडन के पुत्र हैं और कुंभा के क्या है, दरबारी साहित्यकार हैं। देखो पूरा पूरा फैमिली किस में आ गया, पूरा का पूरा किसके परिवार में आ गया, कुंभा के आश्रित आ गया। अब जब सारा का सारा परिवार इतने महान राजा और इतने अमीर राजा के अंडर में चले गए, तो उनका तो उद्धार होना ही है। उद्धार धोरिणी, उद्धार धोरणी। और वो किसके अंडर में जाएगा, गोविंद कुंभा के अंडर में तभी जाएगा जब खुद के पास कुछ कला होगी। जब खुद के पास क्या होगी, कुछ कला होगी। तो कला निधि किसकी रचना है, गोविंद की है, मंडन के पुत्र गोविंद की है। द्वार दीपिका, ऐसे नहीं किसी के द्वार में जाकर बैठ सकते, अपने बिना कला के द्वार में भी नहीं जा सकते। तो किसके दरबार में, कुंभा के दरबार में द्वार दीपिका कौन, कलानिधि गोविंद। विनय मालिका, विनय मालिका, ये याद रखना। एक विनय मालिका किसकी है, दयाबाई की भी है। विनय मालिका एक दयाबाई की भी है, ये भी याद रखना। एक विनय मालिका दयाबाई की भी है। ठीक है, दयाबाई की एक और रचना है दयाबोध। ये दो रचनाएं किसनी है, किसकी हैं, दयाबाई। एक इनके साथ इनकी जो थी चरणदास जी की शिष्या, ये चरणदास जी की शिष्या दयाबाई। और एक इनके साथी थी सहजोबाई, जिन्होंने सहज प्रकाश और 16 तिथि लिखी। ये मित्रों याद में रखना है कि क्या, गोविंद मंडन और नाथा तीनों के तीनों ही आ गए किसके दरबार में, कुंभा के। कुंभा के दरबार में सारा परिवार आ गया, तो इनका क्या होगा, उद्धार, उद्धार धोरणी। वैसे नहीं आ सकते किसी के द्वार में, कला होनी चाहिए, कला निधि। द्वार में आए किसके, कुंभा के। द्वार दीपिका विनय मालिका कुंभा गोविंद की रचना है मित्रों। आगे सीताराम लालस, सीताराम लालस, ये वही सीताराम है जिन्होंने क्या की थी, जिन्होंने की थी अपने राजस्थानी शब्दकोश की रचना। 2 लाख से ऊपर। इनका जन्म 25 नवंबर 1912। कहाँ पर, सह से सीताराम, सीता सिरवाड़ा, सीता सिरवाड़ी, सिरवाड़ी ग्राम बाड़मेर में। ठीक है, ये जन्म स्थान है इनका, जन्म स्थान। जन्म स्थान क्या है, सिरवाड़ी ग्राम बाड़मेर। लेकिन ये रहे कहाँ पर, नरेवा ग्राम जोधपुर में निवासी रही, इतना ध्यान में देख लो। 12 में जन्म इनका,
सीता से सिरवाड़ी ग्राम में जन्म हुआ, नरेवा में जोधपुर में इनका निवास रहा। ठीक है, 1932 के अंदर क्या हुआ, सीताराम लालस को डिंगल कोश, ये वही डिंगल कोश है जो मुरारी दान की रचना है, किसकी रचना है, मुरारी दान, इसकी समीक्षा के लिए भेजा था। ठीक है, ये सूर्यमल मिशन के दत्तक पुत्र मुरारीदान जसवंत सिंह के, जोधपुर के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि। ठीक है, ये मुरारीदान वही मुरारीदान है जिन्होंने यशवंत यशोभूषण लिखा था। ठीक है, यशवंत यशोभूषण लिखा था। ठीक है, डिंगल कोश लिखा। तो डिंगल कोश की समीक्षा के लिए किसको भेज दिया, सीताराम लालस को भेज दिया। किन्होंने, जयपुर के प्रख्यात थे पुरोहित प्रताप नारायण, इन्होंने मुरारी दान के डिंगल कोश की समीक्षा हेतु भेज दिया। और उन्होंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, सीताराम लालस ने क्या कर दिया, सीताराम लालस ने इसकी क्या कर दी, आलोचना कर दी। सीताराम लालस ने क्या कर दी, आलोचना कर दी। तब तब पुरोहित, साहित्यकार पुरोहित प्रताप नारायण ने खत लिख कर भेजा कि सीताराम लालस है, देखो एज कितनी हुई है, 12 घटा दो, 32 में से 20 साल के हुए हैं। कितने साल के हुए हैं सारे, 20 साल के। अजय बहुत कुछ सीखना है कि दिल्ली अभी दूर है, इन्होंने पत्र लिख के समझाया कि अजय बहुत कुछ सीखना है, बट तेने सीखने वास्ते भेजियो है, इं को नहीं भेजियो तेने, तो सीखने वास्ते भेजियो, तो सीख जागे लाला, तू करन के लाग गयो। तो सीताराम लालस को यही बात क्या पड़ गई, इनके दिमाग में बैठ गई, गुरु की दिमाग में बैठ गई बात, कहाँ है अपने को। तो ये बात इन्होंने बैठ गई, तो इन्होंने घोर कठोर परिश्रम किया। इन्होंने क्या किया, कठोर परिश्रम और तप किया इन्होंने, यानी तप किया मतलब ये नहीं एक पैर पे खड़े होके, वैसा ही तप मान लो, पर लेकिन इन्होंने क्या किया, राजस्थानी एक बहुत बड़ी रचना कर दी इन्होंने। क्या, 2 लाख से ऊपर राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण कर दिया, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण कर दिया। देखो 32 में इनको कहाँ भेजा गया, मुरारी दान के द्वारा रचित, हाँ, डिंगल कोश के समीक्षा हेतु। फिर 73 में राजस्थानी साहित्य अकादमी ने इनको क्या कहा, साहित्य मनीषी का। अब तो नॉलेज आ गया। ठीक है, तो बहुत सारा नॉलेज, गहन अध्ययन, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। 73 में तो उम्र दराज हो गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त की। इन्होंने क्या कहा, साहित्य मनीषी कहा। मनीषी का अर्थ होता है भविष्य देखने वाला, अर्थात उनको यह पता था कि भविष्य में राजस्थानी शब्दकोश की क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया। ठीक है, इन्होंने ये रचना की, इस वजह से इनको क्या कहा, राजस्थानी मनीषी का। 73 में मनीषी का, और 76 में इनको डॉक्टर लिट की उपाधि दे दी जोधपुर विश्वविद्यालय ने। किसने दे दी, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोधपुर यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर लिट की उपाधि इनको प्रदान की। ठीक है, ये याद रखना है। 77, 73, 76, 77, 77 में इनको भारत सरकार ने क्या दिया, पद्मश्री। क्या दिया मित्रों, पद्मश्री, याद रखना है। देखो 32, 73, 76 और 77, 32, 73, 76, 77। तो 32 में डिंगल कोश की समीक्षा, फिर 73 में साहित्य मनीषी की उपाधि, ठीक है, साहित्य अकादमी ने, राजस्थानी साहित्य अकादमी ने। और फिर 76 में डॉक्टर लिट बना दिया इनको, डॉक्टर लिट बना दिया, डॉक्टर लिट, लालस लिट, डॉक्टर लिट लालस को। ठीक है, जोधपुर विश्वविद्यालय ने। और 77 के अंदर इनको क्या मिला, पद्मश्री प्रदान किया गया। देखो इनकी रचना है राजस्थानी शब्दकोश। ठीक है, राजस्थानी शब्दकोश। राजस्थानी शब्दकोश में कितने शब्द हैं मित्रों, 2 लाख से भी ऊपर शब्द हैं, 2 लाख से भी ऊपर शब्द है। किस प्रकार के शब्द हैं इसके अंदर, तो राजस्थानी भाषा के शब्द हैं। जैसे काला को काड़ो, क्या कहा इन्होंने, काला को काड़ो, राजस्थानी में काड़ो ही बोलीजिए। ठीक है, हरियाला ने हरियाणो, ऐसे बोला इन्होंने। ठीक है, तो ये लिखा है इन्होंने। और सफेद ने धोड़ो, धोड़ो धक, काड़ो कुट, दाल चुट, अर, और को अर बोला इन्होंने। तो ऐसी रचनाएं लिखी, ओलियों। ठीक है, तो ऐसे शब्द लिखे इन्होंने। इसके अंदर सारे जितने भी शब्द अपने राजस्थानी भाषा के ना, तो इसके अंदर समावेशित कर दिया। और इस महान उपलब्धि के कारण एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने इनको क्या कहा है, राजस्थानी जुबा का मशाल का। इनको क्या कहा, राजस्थानी जुबा का मशाल रखना, राजस्थानी जुबा की मशाल। यानी, और देखो 286 के अंदर, 1986 के अंदर जोधपुर में इनको क्या गया, स्वर्गवास हो गया। देखो राजस्थानी जुबा की मशाल,
जुबां में से क्या बोलते हैं, शब्द निकलते हैं ना, इसलिए जुबां की मशाल किसको कहा, सीताराम लालस। देखो सभी शब्द एक प्रकार से जुड़े हुए हैं। जुबां की मशाल क्यों कहा, क्योंकि इन्होंने राजस्थानी साहित्य कोश, जो साहित्य का जो राजस्थानी शब्दकोश, सॉरी, शब्दकोश का निर्माण किया, उसमें 2 लाख से ज़्यादा है शब्द, ठीक है। और ये शब्द देखो इन्होंने याद रखे, ये लिख लिए, ताकि इनको इन्होंने ये भी देख लिया भविष्य के अंदर ये शब्द कहीं लुप्त ना हो जाएं, अन्य भाषाएं जैसे कहीं राजस्थानी को खा ना जाएं, ठीक है, तो लुप्त ना हो जाए, तो ये शब्द क्या रखे संभाल कर इस शब्दकोश के अंदर। ये डिक्शनरी बना दी, कहने का मतलब राजस्थानी भाषा की क्या बना दी इन्होंने, डिक्शनरी बना दी, ठीक है। तो डिक्शनरी बना दी, अब ये सारे के सारे शब्द क्या हो गए, सुरक्षित हो गए। तो ऐसे करके इन शब्दों से अपने क्या कर सकते हैं, इन्हीं शब्दों से आगे की पीढ़ियों में अपन क्या कर सकते हैं, अभी राजस्थानी भाषा का संचार पीढ़ी दर पीढ़ी हो सकता है। देखो कितना इन्होंने दिमाग लगाया और भविष्य में सोचा, इसीलिए इनको क्या कहा गया, साहित्य मनीषी कहा। इनको क्या कहा गया, साहित्य मनीषी। इसीलिए इनको जोधपुर विश्वविद्यालय ने डॉक्टर लिट की उपाधि दी, और इसी वजह से एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ने इनको क्या कहा, राजस्थानी जुबां की मशाल कहा। 1800 और 1986 के अंदर इनकी, देखो मित्रों, स्वर्गवास हो गया। ये बहुत बड़ा काम करके गए अपने लिए। फिर से याद करो, 32 में डिंगल कोश की समीक्षा हेतु भेजा। फिर 73 में क्या दिया इनको, 73 में मित्रों ये देखो, 73 में साहित्य मनीषी की उपाधि, फिर डॉक्टर लिट की उपाधि 76 में, 77 में इनको पद्मश्री, और फिर ये राजस्थानी जुबां की मशाल। ये इनका उपनाम भी कह सकते हैं, इनको क्या कह सकते हैं, इनका ये उपनाम भी, राजस्थानी जुबां की मशाल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान सीताराम जी लालस को, ये याद रखना। तो मित्रों, आज तक की हमारी क्लास आपको ये पसंद कैसे आई या नहीं आई, अच्छी लगी या नहीं लगी, और ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा मित्रों, ये इस पर आप विचार कीजिए। और हमारी तरफ से इसके अंदर गहन अध्ययन करके इसको खूबसूरत बनाने का बहुत प्रयास किया, हमने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है। और इसको और कैसे सौंदर्य दिया जा सकता है, ये आप अपने शब्दों में हमें बता सकते हैं, अपने तरीके से आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसका हम प्रयोग करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये क्लासेस सभी बच्चों को पसंद आए और आगे आगामी परीक्षाओं में आपके काम आए। ये मित्रों सभी की सभी एग्ज़ाम्स के अंदर, कंपटीशन की, राजस्थान की हर एक परीक्षा के अंदर काम आने वाली है, इसीलिए हमने इस टॉपिक को उठाया। ये बड़ा ही हार्ड टॉपिक होता है, इसलिए हमने उठाया, ताकि ये रचनाएं, साहित्यकार और उनकी साहित्यिक रचनाएं, और ये इनके किन के दरबारी कवि हैं, ये याद नहीं होते जल्दी से, इसलिए हमने ये टॉपिक उठाया। और इसको 1 से 2-3 बार इस क्लास को आपने देख लिया ना, सारी क्लासों को, तो आपको सदा सदा के लिए याद हो जाएगा। उसके बाद हम प्रश्नोत्तरी लेके आएंगे, वो प्रश्नोत्तरी आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे, आप अपना आकलन कर सकते हैं भी, आपने कितना इसको सीख लिया है, या कितना आपको याद हो गया, या हम कितने कामयाब हुए हैं आपको सिखाने में। तो मित्रों, आगे की जो क्लासेस के लिए आज तक इतना ही है, अभी तक की इस क्लास के लिए इतना ही, और आगे की क्लासेस में और भी हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद।